वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन से करेंगे बातचीत। प्रोग्राम में मुल्क भर से हजारों मुस्तफिदीन होंगे शामिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर रहेंगे। सरहदी अजला में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के पेश नजर सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का लेंगे जायजा। हुकूमत ने डीप फेक पर बढ़ती तशवीश के दरमियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इत्तलाती टेक्नोलॉजी के ज़ाब्तों पर अमल करने के लिए जारी की एडवाइस। रेलवे में जमीन के बदले मुलाजमत के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए किया तलब। सर्दी में इजाफे के साथ ही कोहरे की चादर में लिपटा शुमारी भारत। दिल्ली एनसीआर में हद निगाह बेहद कम। रूस के दौरे पर गए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में अपने रूसी हमसफर सर्गेई लावरोव से करेंगे मुलाकात। दोनों लीडरों के दरमियान यूक्रेन बहरान, अफगानिस्तान और इसराइल हमास जंग पर तबादला ख्याल की उम्मीद। खेलों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सिक्योरिटी में जारी पहले क्रिकेट टेस्ट का आज दूसरा दिन 208 रन से आगे खेलना शुरू करने की टीम इंडिया। पहले दिन भारत ने गंवाए 8 विकेट। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्ताफादकंदगान से बातचीत करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम प्रोग्राम में मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों इस्ताफादकंदगान शिरकत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा इस साल 15 नवंबर को शुरू हुई थी। वजीर आजम मुसलसल यात्रा से मुस्तफिद होने वालों से बात कर रहे हैं। इससे पहले वजीर आजम ने 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्तफिदीन से बातचीत की है। अपने वाराणसी के दौरे के दौरान भी वजीर आजम ने मुसलसल 2 दिन तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन से बातचीत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुल्क भर में चलाई जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत की बड़ी स्कीमों को आखिरी मील तक ले जाना है। यात्रा के जरिए तमाम हदफशुदा मुस्तफिदीन तक सरकारी स्कीमों का फायदा मुकर्ररा वक्त में पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने भारत और सऊदी अरब के दरमियान मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, तशद्दुद और शहरियों की हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम से एक और कारनामा जुड़ गया है। पीएम मोदी दुनिया के पहले लीडर बन गए हैं जिनके यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और इस मामले में वो दुनिया के किसी भी लीडर से बहुत आगे निकल गए हैं। पीएम मोदी का नरेंद्र मोदी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो व्यूज और सब्सक्राइबर्स के मामले में अपने हम मंसूबों से बहुत आगे निकल गया है। पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 450 करोड़ व्यूज हैं। पिछले साल फरवरी में पीएम मोदी के चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। इस तरह पीएम मोदी यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हासिल करने वाले पहले आलमी लीडर बन गए हैं।
और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू के एक रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वजीर दिफा सरहदी अजला में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के तनाजुर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। मालूमात के मुताबिक वजीर दिफा को इलाके में तैनात फौजी कमांडरों की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की जाएंगी। इसके साथ ही वजीर दिफा फौज के ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह फौजियों से मुलाकात भी करेंगे और उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। वजीर दिफा के इस दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को रेलवे में जमीन के बदले नौकरियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया है। लालू यादव को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज तफ्तीशी एजेंसी के दिल्ली दफ्तर आने को कहा गया है। इस मामले में ईडी ने इस साल अप्रैल के महीने में तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की थी। और मरकज ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को मशवरा दिया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक के जरिए गुमराह कुन खबरें चलाने से मुहतात रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने एक एडवाइजरी में कहा है कि लोगों को सोशल मीडिया पर फ़ाल और गलत मवाद के बारे में खबरदार किया जाए। खास तौर पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT कवानीन के मुताबिक उन्हें वाज़ेह मालूमात फराहम करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर और मीडिया तंजीमों के दरमियान डिजिटल इंडिया डायलॉग के दौरान होने वाली बातचीत के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता माह मुल्क को डीप फेक के खिलाफ खबरदार किया था। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में सर्दी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सर्दी की वजह से धुंध और घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर भी खासा असर देखा जा रहा है। कोहरे के बायस हद निगाह इस कदर कम हो गई है कि ट्रेनें वक्त पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए नाइट शेल्टर्स में पनाह लेते हुए भी देखे गए। अगली खबर असम से। असम के तेजपुर में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.4 नापी गई है। ये जलजला सुबह 5:33 पर आया। और हर साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 3 रोजा हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया है। इस कैंप का इनेकाद दूरदर्शन के रिटायर्ड प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर महेंद्र दुबे ने मकामी समाजी तंजीम कम्युनिटी डेवलपमेंट कमेटी के ताउन से किया था। हेल्थ चेकअप कैंप में एम्स दिल्ली के मुख्तलिफ शोबाजात के सीनियर डॉक्टर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी महारत के मुताबिक मरीजों का इलाज करने के साथ साथ लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के इकदाम के बारे में भी आगाह किया। इसके साथ इस बार कैंप में आयुर्वेद को भी शामिल किया गया। आयुर्वेद इंस्टीट्यूट दिल्ली के 2 सीनियर डॉक्टरों ने प्रतापगढ़ जिले के आयुष महकमे के दीगर 8 डॉक्टरों के साथ मरीजों को सेहत के मुख्तलिफ मसाइल पर आयुर्वेदिक इलाज का मशवरा भी दिया। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने दिल्ली के 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी किया है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की कोचिंग दे रहे हैं। ये जांच इन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ इम्तहानात में टॉप करने वाले उम्मीदवारों की तस्वीरों के साथ उनके गुमराह कुन इश्तहारात के इस्तेमाल पर की जा रही है। काबिल जिक्र है कि दिल्ली IAS कोचिंग सेंटर्स का मरकज है, जहाँ मुल्क भर से लाखों बच्चे UPSC की तैयारी के लिए आते हैं, जिनमें से कुछ इन गुमराह कुन इश्तहारात के जाल में फंस जाते हैं। ग्रेजुएशन पास करने के बाद दिल्ली इन नौजवानों के लिए अगला पड़ाव है, जो UPSC इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। मुल्क की राजधानी, जहां मुखर्जी नगर, करौल बाग, रंजीत नगर जैसी जगहों पर बनाए गए कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ी ऑफर्स और रेट लिस्टों के साथ तैयार हैं। कोई भी इदारा खुद को बेहतरीन जाहिर करने की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। इन नौजवानों को ये एहसास तक नहीं होता कि वो कामयाब उम्मीदवारों के दावों के बड़े बड़े होर्डिंग्स में उलझकर कोचिंग सेंटर्स के जाल में कब उलझ जाते हैं। जो नौजवान पैसे खर्च कर सकते हैं, वो महंगे तरीन कोर्सेज और मराकज़ का इंतखाब करते हैं। स्टूडेंट की भी उतनी ही है जितनी की कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मजबूरी में खुले हैं। 4 अटैम्प्ट दिया, 6 अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट खोल दिया, या फिर जिन्होंने मार्केट बना दिया है।
ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक एक क्लास में 1500 बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, 2 फ्लोर पे 3 फ्लोर पे। अगर आप रिज़ल्ट देते हैं तो फिर आपको रिज़ल्ट कमिट भी करना चाहिए। आपने क्लासेस की और आपका जिम्मेदारी ख़त्म। एक्चुअली स्टूडेंट को आपकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। हिंदुस्तान में कोचिंग इंडस्ट्री की मौजूदा आमदनी तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी टॉपर इम्तहानात देने वाले इदारों की फैक्ट्रियां पूरे मुल्क में खुल गई हैं। लेकिन क्या वाकई इदारों के इन दावों में कोई सदाकत है? हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने दिल्ली के 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी किया है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस स्टडीज पेश करते हैं। इस तरह के इश्तारात का खुद नोटिस लेते हुए CPCA ने इन मराकज़ के खिलाफ सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट 2019 के सेक्शन 2(28) की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया था। CPCA ने कहा है कि इंस्टीट्यूट को कामयाब उम्मीदवारों के साथ इश्तहार में ये भी बताना चाहिए कि उसने किस मजमून में तालीम हासिल की है। एक दिन के लिए भी मॉक इंटरव्यू के लिए केवल एक सेटिंग भी जाता था तो ऐड में ऐसा जाता था जैसे लगता था कि पूरी कोचिंग वहाँ से की है। और इस कारण जब ये ऐड जाता था तो ऑल ओवर इंडिया जो सीरियस एस्पिरेंट होता था वो भी दिग्भ्रमित हो जाता था कि आखिर हमें जाना कहाँ है। क्योंकि पहले ऐसी कैप नहीं थी तो इंटरव्यू के बच्चों को ही पूरा अपना स्टूडेंट दिखाने की एक परंपरा रही थी। इस रेगुलेशन से थोड़ी क्लैरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। कामयाबी के बहुत से दावेदार इन नौजवानों में पैदा होते हैं जो बरसों की तपस्या के बाद यूपीएससी क्रैक करते हैं। मार्केट अपने तरीके से उनकी कामयाबी का फायदा उठाना शुरू कर देती है। कई इदारों की होर्डिंग्स पर एक कामयाब चेहरा जरूर नजर आने लगता है। मुझे लगता है कि पर्सनली हम ऐसा कर सकते हैं, पहले एग्ज़ाम्स की क्या नीड है हम देख के फिर अपना, हमें अगर लगता है कि हम खुद से कर सकते हैं तो खुद से करना प्रेफर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोचिंग में जाके एक बार देख सकते हैं। आप कोचिंग किस तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले विजिट करें कम से कम 4 से 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपको लेना है तो उसके बाद उसका पैकेज देखें कि क्या है, सिलेबस का ड्यूरेशन कितने टाइम में है, कितने वक्त में सिलेबस कंप्लीट करा दे रहे हैं, कितना सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, 70% 80% आपको कितना करना है, ये चीज़ भी देखें। उसके बाद में देखें मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड हो सकता है वहाँ से। मेरे भी पेरेंट्स की यही साइकोलॉजी हो गई थी। उन्होंने बोला कि ये कोचिंग अच्छा है, ये सर हमेशा यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे आते रहते हैं, लेकिन इन जनरल वो टीचर 2 ही 3 क्लासेस लेते हैं और बाकी तो उनके अदर स्टाफ ही रहते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि होल सम यही पढ़ाएंगे पूरा सिलेबस, क्योंकि पेरेंट्स को तो इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हर पेरेंट्स उतना एजुकेटेड नहीं होता है, स्पेशली रूरल एरिया से। यूपीएससी इम्तहान के लिए कोचिंग या सिर्फ खुद मुताला या दोनों, तमाम ऑप्शन खुले हैं। ये नौजवानों पर मुनहसर है, लेकिन नौजवानों को गुमराह कुन दबाव से बचाने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। यूपीएससी क्रैक करने का सपना लिए तमाम युवा जो हैं वो दिल्ली का रुख करते हैं और ऐसे में वो कोचिंग सेंटर की ओर जाते हैं जहां उन्हें कई बार भ्रामक प्रचार का भी सामना करना पड़ता है। CCPA की जो नई गाइडलाइंस है वो कम से कम इस बार तमाम कोचिंग संस्थानों को जिम्मेदारी पूर्वक प्रचार करने के लिए बाध्य करती है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। मजहबी शहर अयोध्या को दुनिया के मजहबी सियाहती नक्शे पर लाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं और इन कोशिशों के तहत अयोध्या के बुनियादी ढांचे में बड़ी सरमायाकारी की जा रही है। पूरी अयोध्या को तवानाई फराहम करने के लिए मुतबादिल तवानाई के जराए भी तैयार किए जा रहे हैं। देखिए आशुतोष शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। अयोध्या को लेकर के आशंकाओं और अफवाहों का बाजार अब खत्म हो चुका है। अयोध्या एक नई राह देख रही है। वह राह है विकास की। वह राह है कि दुनिया के मानचित्र पर, पर्यटन के नक्शे पर किस तरह से अयोध्या दर्ज हो। सरयू के किनारे बसी अयोध्या कहा जाता है कि त्रेता युग में स्वर्णिम थी, बहुत ही खूबसूरत थी। वह खूबसूरती अयोध्या की फिर कैसे स्थापित की जाए, इसको लेकर सरकार चिंतित है, धर्माचार्य चिंतित हैं और वो सब कुछ न कुछ करना चाहते हैं इस दिशा में, जबकि भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ पर निर्माणाधीन आने वाले समय में पूर्ण होगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अयोध्या में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना सरकार के सामने चुनौती है और बुनियादी सुविधाओं के विकास में ऊर्जा महत्वपूर्ण विषय है और इस ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए, अयोध्या की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 165 एकड़ में यह सोलर जो है प्लांट लगाया जा रहा है, जहां से लगभग 40 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। जो अयोध्या की जो शहर की आवश्यकता है या अयोध्या जिले की जो आवश्यकता है उसका 40% जो है हिस्सा
पूरा करेगी। और इसके साथ ही एनटीपीसी ये एक निष्प्रयोज्य भूमि थी, इस पर न खेती होती थी और ये ग्राम सभा की जमीन थी, लोग इस पर उपज नहीं उगा पाते थे, जलमग्न भूमि थी। ऐसी भूमि पर जो है एक प्लांट यह लगाया जा रहा है, ग्राम सभा के लिए उपयोगी है और कहीं न कहीं जो लीज पर ग्राम सभा ने इस भूमि को एनटीपीसी को दिया है उससे ग्राम सभा को आमदनी भी होगी। किस तरह का प्लांट है, क्या योजना है, क्या लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ बताइए। ये हमारा 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये 165 एकड़ लैंड पर लगाया जा रहा है। इसमें ये पूरी जलमग्न भूमि थी, ये किसी यूज में नहीं थी, तो इसमें एनटीपीसी प्लांट लगा रही है और एक अयोध्या को एक सोलर सिटी के रूप में देखना है। तो इस प्लांट से अयोध्या सिटी की हमारी करीब 50% डिमांड पूरी होगी। सरकार चाहती है कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास हो, जिससे कि नियमित रूप से हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके और यही जरूरत खासतौर पर अयोध्या की भी है। अयोध्या जब दुनिया के मानचित्र में एक पर्यटन और धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाएगी, पर्यटक आएंगे तो उन्हें सुविधाएं देना, उन्हें भक्ति और यहाँ पर पूरी तरह से रमने के लिए पूरा वातावरण देने का कार्य जो है सरकार करना चाहती है, लोग करना चाहते हैं और यही कारण है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विस्तारित प्लांट लगाया जा रहा है। और यह भी कल्पना है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होगी जो पूरे अयोध्या को चमकाएगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। काशी तमिल संगमम के दूसरे एडिशन के तहत तमिलनाडु से आए हुए वफ्द के अरकान में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। वफ्द के अरकान वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से दिए गए सुनहरी मौके की मुसलसल तारीफ कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदी से बातचीत के दौरान तमिलनाडु के तंजावुर से आए हुए वफ्द की एक रुकन त्यागू ने बताया कि काशी तमिल संगमम के जरिए उन्हें पहली बार वाराणसी आने का मौका मिला है। वो एक आम आदमी के इस तरह के शानदार इस्तकबाल को देखकर हैरान रह गए। मैं नमो घाट पर हूँ, नर्मदा ग्रुप आ चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आए मेरे पास। त्यागू नाम है इनका और इन्होंने आके मुझसे स्पेशली कहा कि ये हिंदी में कुछ बोलना चाहते हैं। त्यागू जी, आपने जो चेन्नई से यात्रा शुरू की, रेल से यहाँ तक आए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और अब आप नमो घाट पर हो, क्या अनुभव आपका रहा और क्या कहना चाहेंगे जिसने यह व्यवस्था दी? मैं मद्रास से आ रहा हूँ। मेरा नाम मैं कुंभकोणम बोल के एक जगह में आ रहा था। मेरा डिस्ट्रिक्ट तंजावुर है। मैं पहले बार आ रहा काशी। हमको पता नहीं चलता कैसे कैसे आ रहा है, जाना है बोल के। ये पहले बार आने के टाइम में पुराना टाइम में बोलते हैं लोग, बुढ़ा होने के टाइम में आएगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या इधर आने के बाद हमको पता चलेगा इतना अच्छा जगह हो गया। पहले बोलता है ना वो अच्छा नहीं है, ऐसा ऐसा बोल के हम लोग बोला हुआ है। अभी मैं देख कर बहुत खुशी हुआ। हम लोग वीआईपी दर्शन भी हुआ, हमने ऐसा भी देखा नहीं है, कभी भी ऐसा भी देखा नहीं है। लेकिन बस का उतर कर नीचे उतर कर सीधा अंदर चला गया, विश्वनाथ टेम्पल देखा। उसके बाद अभी पूरा इधर भी आया, वो व्यवसाय के लिए क्या क्या चाहिए वो लोग बताया, सब तरीके से ऐसे बताया। हम लोग को पता चल गया, व्यवसाय के बारे में पता चल गया। उसके बाद अवार्ड दिया, तमिल संगम से अवार्ड दिया। हम बहुत खुश हैं। क्यों मालूम है ना, ये आप जो जिसने व्यवस्था की है, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। क्यों मालूम है ना, ये काशी तमिल संगम बोल कर हमको हिंदी मेरे को आता है, सबको नहीं आता है ना। ये लोग कैसे पता चलेगा इधर आने के टाइम में कैसे जाएगा, कैसे नहीं आएगा, अभी मंदिर जाएगा कैसे पता चलेगा। इधर आकर ये लोग काशी संगम में ना बहुत अच्छा किया। क्यों मालूम है ना, सब लोग आएगा। अभी एक आदमी आएगा ना, उसके बाद इसके फैमिली लेके आएगा, वो लोग आजू बाजू में रहता है ना, वो लोग सब कुछ लेके आएगा। ये काशी तमिल संगम में बहुत धन्यवाद हम बोलता हूँ। ये स्कीम आया है ना मोदी जी के लिए, वो भी धन्यवाद बोलता हूँ। क्यों, हमको वीआईपी दर्शन पहले बार आ रहा हूँ, इतना हम नहीं देखा। बहुत अच्छा है, मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग अच्छा बोलता हूँ। ये युवा हैं और पहली बार काशी आए हैं, इनका अनुभव बहुत ही शानदार रहा। बार बार यह जिक्र कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन का। जो जितने भी ग्रुप आए हैं इनके लिए यह खास है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन काशी आना। और इसके साथ ही व्यवस्था के लिए धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी को, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
नाज़रीन, उर्दू अखबारात की जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये गज़ा की जंग से मुतालिक है। गज़ा की जंग तवील चलेगी, हमास इसराइल मज़ाकरात बेनतीजा, 2 रियासती हल नाकाबिल क़बूल, हमास का बयान। इस दौरान इसराइली यरगमालियों के अजीज़ों का नेतन्याहू के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह डेविड बानिया के दरमियान भी कशीदगी। अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए इसराइली ने इस दौरान दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अपोजिशन लीडर का नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा जारी है। आगे बढ़ने की अगली खबर की तरफ। वीर बाल दिवस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को सुर्खी बनाया है राष्ट्रीय सहारा ने। हमें अपने विरसे पर फ़ख्र, दुनिया का नुक्ता नज़र तब्दील, नौजवानों की आबादी जंग आज़ादी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा और नई नस्ल मुल्क को बुलंदियों पर ले जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि हिंदुस्तानियों ने वक़ार के साथ ज़ालिमों का सामना किया है और जब भी हमने अपने विरसे पर फ़ख्र महसूस किया तो दुनिया का नुक्ता नज़र भी बदल गया। इसके बाद की जो खबर ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है समुद्री जहाज़ पर ड्रोन हमला मामला, जिसमें दुश्मन को समुद्र की तह से भी ढूंढ निकालेंगे। मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह का बयान। उनका ये बयान इस मौके पर सामने आया है जब INS इम्फाल को शामिल किया गया है और INS इम्फाल चीन और पाकिस्तान को चैलेंज देने के लिए पूरी तरह से तैयार। बहर हिंद में हिंदुस्तान की ताकत मजीद बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। RBI दफ्तर समेत 11 मकामात को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। RBI को मेल भेजने वाले एक शख्स ने लिखा है कि अगर RBI के गवर्नर और वजीर खजाना ने फौरी तौर पर इस्तीफा नहीं दिया तो वो एक एक करके 11 मकामात पर रखे गए तमाम बमों को ब्लास्ट कर देगा और इस मामले में तहकीकात जारी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर सहाफत से। बिहार के हवाले से कांग्रेस की स्ट्रैटेजिक मीटिंग हुई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साबिक सदर राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े सीनियर लीडरान से मुलाकात। उसके बाद की खबर जो ले रहे हैं वो है सहाफत से। मुल्क में कोरोना के 116 नए केसेस, मुतासर अफराद की तादाद 4170 हुई। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और JP नड्डा ने बंगाल BJP लीडरों के साथ मीटिंग की। उसके बाद की खबर हमारा समाज से। वीर बाल दिवस पर हिंदुस्तानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। आज़ादी के अमृतकाल में हिंदुस्तान के लिए वीर बाल दिवस का एक नया बाब शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी चंद सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने रूस दौरे के दौरान आज मॉस्को में अपनी रूसी हममनसब सरगई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हिंद बहरुल खत्ते में सिक्योरिटी, यूक्रेन और अफगानिस्तान की सूरत हाल के साथ साथ इसराइल फ़िलिस्तीन तनाज़े पर बातचीत की उम्मीद है। वज़ीर ख़ारजा अपने रूसी हममनसब के साथ अक़वाम मुत्तहिदा, शंघाई ताउन तंजीम और G20 के मौज़ूआत पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही आइंदा बरस रूस की ब्रिक्स की सदारती तरजीहात पर भी बातचीत करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर गुज़िश्ता इतवार को रूस के 4 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंचे थे। और इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगल को भारत रूस दोतरफ़ा इक़्तिसादी ताउन पर रूस के नायब वज़ीर आज़म और सनअत और तिजारत के वज़ीर से एक जामे और बामानी मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, मालियात, राब्ते, तवानाई, सिविल एविएशन और जौहरी शोबों में अहम पेशरफ्त पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने नए मौक़े तलाश करने पर ज़्यादा तवज्जो देने की सताइश की। वज़रा ने मुख्तलिफ जहतों पर दोतरफ़ा ताउन को मज़ीद मुतवाज़न और पायदार बनाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने रूस के मशरक़ बईद में ताउन के एक प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मंगल की शाम इसराइली सिफारत खाने के करीब मुश्तबा धमाके की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने जाए वक़ूफ़ पर मुकम्मल छानबीन की है। मंगल की शाम 6 बजे के करीब इसराइली सिफारत खाने के अक़बी हिस्से में वाक़ जिंदल हाउस से तेज़ आवाज़ आई। मामले की हसासियत को देखते हुए दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान, डॉग स्क्वाड, क्राइम टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक माहिरीन वहां पहुंच गए। इसके बाद इलाके का मुहासरा करने के बाद मुकम्मल तलाशी ली गई। दिल्ली पुलिस मजीद तफ्तीशात कर रही है। वहीं इसराइली सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उसके तमाम मुलाजमीन और अफसरान महफूज हैं। आलमी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमास यरगमाली मुआहदे के तनाजुर में इसराइल
मिस्र और कतर के रहनुमाओं से बातचीत की। बाइडेन और कतर के अमीर ने व्हाइट हाउस में गजा की जनगमालियों के लिए इमदाद में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। IDF के सरबराह ने खबरदार किया कि इसराइल और गजा तनाज़ा महीनों तक जारी रह सकता है। गजा में जनगमालियों की रिहाई की जरूरत और इंसानी इमदाद को फरोग देने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। अगली खबर येमन से। येमन की ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मिलिशिया ने बहरा अहमर में एक कंटेनर जहाज पर मिसाइल हमले और इसराइल पर ड्रोन हमले की कोशिश की जिम्मेदारी कबूल की है। MSC मेडिटरेनियन शिपिंग ने कहा है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान जाते हुए उसके जहाज यूनाइटेड एड पर हमले में उसका अमला जख्मी नहीं हुआ है। हौसी फौज के तर्जुमान याहिया सारिया ने कहा है कि ग्रुप ने जहाज को उस वक्त निशाना बनाया जब अमला इंतबाह का जवाब देने में नाकाम रहा, जिसकी शनाख्त उन्होंने MSC यूनाइटेड के नाम से की है। बरतानिया की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस अथॉरिटी ने इससे कबल यमन के साहिल पर बहरा अहमर में एक बहरी जहाज के करीब मिसाइलों और ड्रोन धमाकों के 2 वाकयात की इत्तला दी थी। ये भी कहा गया कि किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। इस बीच तुर्किया पार्लियामेंट के खारजा उमूर की कमेटी ने स्वीडन को नेटो में शमूलियत के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। कमेटी के अरकान की अक्सरियत ने स्वीडन की शमूलियत की दरख्वास्त के हक में वोट दिया। तुर्किया के इस कदम को नेटो की रुकनीत में दिलचस्पी रखने वाले स्वीडन के लिए बेहतर करार दिया जा रहा है। तुर्किया की पार्लिमानी कमेटी ने गुज़िश्ता माह नेटो में स्वीडन की रुकनीत पर बहस शुरू की थी। नेटो के रुकन तुर्की को स्वीडन की दरख्वास्त को मंजूरी देने में 1 साल से ज़्यादा का अर्सा लगा है। तुर्की पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद स्वीडन नेटो की रुकनीत के बहुत करीब पहुंच गया है। इस सिलसिले में अब स्वीडन तुर्किया की जनरल असेंबली से भी हिमायत की तवक्को कर रहा है। सर्बिया में इस माह के अवाइल में हुए इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ हज़ारों अफराद ने बेलग्राद में एहतजाज किया। बेलग्राद में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की इमारत के सामने हज़ारों अफराद जमा हुए, जिसे बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन ने नामुनासिब करार दिया है। इंतखाबात में दूसरे नंबर रहा हिज़्ब इख्तिलाफ सर्बिया अगेंस्ट वायलेंस इत्तेहाद ने हुक्मरान सर्बिया प्रोग्रेसिव पार्टी पर बड़े पैमाने पर वोटिंग में धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद किया है। हुक्काम इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं। सर्बिया अगेंस्ट वायलेंस ने इलेक्शन कमीशन के सामने इंतखाबी नताइज पर रोजाना एहतजाज का एहतमाम किया है। काबिल जिक्र है कि इतवार की शाम को एहतजाज पर तशद्दुद हो गया और पुलिस ने 38 अफराद को हिरासत में लिया। और अमेरिका में अपने अजीजों से मिलने का ख्वाब लेकर मैक्सिको के तारकीन वतन का कारवां मंगल को भी जारी रहा। हॉन्डुरास और लातीनी अमेरिका के दूसरे हिस्सों और कैरेबियन से आने वाले बहुत से तारिक वतन मैक्सिको नेशनल गार्ड की निगरानी में ग्रुपों में चले। मकामी हुक्काम का अंदाजा है कि रोजाना लोगों की तादाद तकरीबन 8000 थी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और होमलैंड सिक्योरिटी के सरबराह आज मैक्सिको का दौरा करेंगे। मैक्सिको की हुकूमत ने सरहद तक पहुंचने की कोशिश करने वाले रिकॉर्ड तादाद में लोगों से निपटने में अमेरिका की मदद करने का वादा किया है। खेल की खबरों का रुख करते हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। आज मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया 208 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। पहले दिन बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 59 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए। बारिश की वजह से पहले दिन का पूरा खेल नहीं हो सका। मुकर्ररा 90 ओवर में से 31 ओवर कराए नहीं जा सके। इसकी तलाफी के लिए खेल आज से 30 मिनट पहले शुरू होगा। क्रीज पर मौजूद योगेश राहिल और मोहम्मद सिराज आज भारत के लिए तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।
काम इस नौटंकी